जैसा आपने कहा कि हमने विदेशों की नकल की, वहां की नदियां, वहां के समुद्र इतने साफ हैं, तो हमने क्या किसी गलत दुनिया की नकल कर दी? ऐसा नहीं है कि उन्होंने गलतियां नहीं की। इंग्लैंड में जो थेम्स रिवर है उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वहाँ उनके जो प्राइम मिनिस्टर का रेसिडेंस था, वहाँ जो पार्लियामेंट होती थी वो चला नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने जब वो मिशन शुरू किया तो उसको भी उनको 40-50 साल लगे, एक दिन में नहीं हुआ। उस हिसाब से तो मेरे को लगता है हम बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं। पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज का बहुत प्रदूषण होता था, नदियाँ पूरी काली काली होती थी। अब आप देखेंगे कि वो पूरा खत्म हो गया। हम यहाँ भी जल में जो करते हैं वो सब गंगा में जाता है, क्योंकि भोपाल, इंदौर, मध्य प्रदेश का पूरा ज्यादातर अधिकतर पोर्शन जो है वो गंगा बेसिन का पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इसका मतलब गंगा में प्रदूषण कर रहे हैं। यदि यहाँ किसी नदी को सुखा रहे हैं, इसका मतलब गंगा का पानी कम कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विकास अवस्थी और आप देख रहे हैं वीर भारत न्यास पॉडकास्ट। बात कर रहे हैं जल की सदा नीरा के दौरान। बात नदियों की, और जब एक नदी सूखती है तो सिर्फ पानी खत्म नहीं होता, बल्कि एक सभ्यता मर जाती है। एक नदी अपने साथ बहुत कुछ लाती है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 60 करोड़ से ज्यादा लोग हाई स्ट्रेस में रहते हैं वाटर को लेकर। 2 लाख लोग हर साल मर जाते हैं गंदे पानी की वजह से। दुनिया की 18% आबादी को हम पानी देते हैं, जबकि हमारे पास सिर्फ 4% रिसोर्सेज हैं। ये स्थिति हमने की है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस स्थिति को बदलना चाहते हैं, इस पर काम करते हैं और ज़मीनी स्तर पर एक लड़ाई लड़ रहे हैं। न सिर्फ नदियों को बचाने की, सभ्यताओं को बचाने की, बात कर रहे हैं मानवता को बचाने की। ऐसे ही मेहमान आज हमारे साथ हैं, जिनसे हम जानेंगे कि क्या वाकई में ये दुनिया अब तीसरे युद्ध की तरफ है, तीसरे विश्व युद्ध की तरफ, जिसे कहा जाता है कि पानी के लिए होगा। क्या हम इस स्थिति में आ चुके हैं कि अब लड़ाई पानी के लिए होनी है? क्या हमारी रोजमर्रा की आदतें पानी को हमसे दूर कर रही है? और अगर ये दूर हो गया तो इस दुनिया का क्या होगा? हमारे साथ हैं डॉक्टर विनोद तारे जी, जो काम कर रहे हैं गंगा मिशन के लिए, जो काम कर रहे हैं मानवता के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के पॉडकास्ट। नमस्कार। बहुत सारी बातें आपसे करनी है, लेकिन शुरुआत करेंगे आपके बचपन से। आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है, उसके बारे में। वैसे तो मेरा जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ है जी। मैं इंदौर से ही हूँ और शुरुआती के 20 साल करीब इंदौर में ही रहा। हाँ। वहीं से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई और वहाँ जो GSITS है वहीं से मैंने ग्रेजुएशन किया है सिविल इंजीनियरिंग में जी। 1976 में किया है। और उसके बाद से मैंने गए 50 साल करीब IIT कानपुर में ही किए हैं। 2-4 साल बाहर था, अमेरिका में था, बाहर जाता हूँ। इसके सिवाय बाकी मेरा पूरा है। और गए जब से ये गंगा एक्शन प्लान, आपको याद होगा कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उस समय उन्होंने पहल शुरू की थी वाराणसी से गंगा एक्शन प्लान के रूप में। तब से मैं गंगा के ऊपर जो काम हो रहा है उससे जुड़ा हुआ हूँ। और फिर 2014 में जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने उसको एक व्यापक रूप से लिया, आगे बढ़ाया। जैसे उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है जी, तो उसी के आधार पे फिर उन्होंने नमामि गंगे का कार्यक्रम शुरू किया। और उस नमामि गंगे कार्यक्रम के आधार के लिए एक योजना चाहिए थी। वो योजना के लिए भारत सरकार ने 7 IITs का संगठन बनाया था। और मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने उस संगठन का नेतृत्व किया। और 2015 में हमने गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान बनाया। और काफ़ी जो नमामि गंगे में हुआ वो उसका आधार बना। और उसको चलते हुए फिर सरकार को लगा कि हमें निरंतर तकनीकी सहायता चाहिए होगी, साइंटिफिक सपोर्ट चाहिए होगा। तो फिर भारत सरकार ने IIT कानपुर को
सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज़ बनाने के लिए कहा और उसमें उन्होंने मदद भी की और गए 10 साल से करीब करीब वो सेंटर चल रहा है। फिर अभी 2 साल पहले ये बात हुई कि गंगा में जो हमने प्रयोग किया, जैसे हमने अध्ययन किया, जैसे प्लान बनाया, वैसे ही कार्य योजना जो है वो भारत की नई बाकी की जो नदियाँ हैं, इनफैक्ट भारत सरकार ने 2019 में जॉइंट सेशन जो होता है पार्लियामेंट का, उसमें राष्ट्रपति जी के द्वारा कहा गया कि हम गंगा एक्शन में जो काम किया वैसा ही काम हमें बाकी की नदियों पे करना चाहिए। तो उसमें उन्होंने 6 नदियों का उल्लेख किया था, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और पेरियार। और फिर ये हुआ कि जैसे IIT कानपुर ने काम किया है उसी के आधार पे उसको आगे बढ़ाया जाए। तो फिर मैंने ये सजेस्ट किया कि जिस बेसिन में जो संस्थाएं हैं उनको हम साथ में लेके चले। तो हमने फिर 12 संस्थाओं को जोड़ा। महानदी के लिए NIT रायपुर और NIT राउरकेला को जोड़ा, नर्मदा के लिए IIT गांधीनगर और IIT इंदौर, बिकॉज नर्मदा का जल ग्रहण क्षेत्र मुख्यतः मध्य प्रदेश और गुजरात में है और महानदी का जल ग्रहण क्षेत्र मुख्यतः छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। तो उनकी वैसे ही गोदावरी का जल शरण वो है मेजर महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र से हमने नीरी नागपुर को चूज किया है और IIT हैदराबाद को चूज किया है। फिर कृष्णा रिवर के लिए NIT रायपुर, NIT वारंगल और NIT सूरतकल को चूज किया है। कावेरी आपको पता है कर्नाटक और तमिलनाडु में है, उसमें विवाद भी आपने सुना होगा। तो उसमें भी हमने 2 प्रदेशों की संस्थाओं को चुना है। उसमें एक IISc बैंगलोर है और दूसरी NIT त्रिची है। और पेरियर है, वो मोर और लेस एक ही स्टेट में बहती है, केरल में। तो उसके लिए IIT पलक्कड़ और NIT कैलिकट। तो इन सब 12 संस्थाओं का संगठन है जिसका नेतृत्व हम कर रहे हैं सी गंगा की तरफ से। तो अब एक क्रिटिकल एक्सपर्टाइज तैयार हो गई है, क्रिटिकल मास तैयार हुआ है और उसके थ्रू अगली जनरेशन भी तैयार होती रहती है। नदियों के बारे में सोच जो अभी तक हुआ और कैसे होना चाहिए, क्या गलतियां हमने की, क्या हम सुधार सकते हैं, कैसे नई नई टेक्नोलॉजी है, नया जो ज्ञान है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रिमोट सेंसिंग है, उसको कैसे हम अपने देश के लिए नदियों को सुधारने के लिए, नदियों का पुनरुद्धार करने के लिए कर सकते हैं, उसके ऊपर हम। तो मतलब अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि जो हमारे देश का बेस्ट ब्रेन है वो अब नदियों को बचाने के लिए काम कर रहा है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ सर, आप इतना करीबी से काम कर रहे हैं, कई दशक हो गए, जैसा कि आपने बताया आप नदियों को लेकर काम कर रहे हैं। हम इस स्थिति तक पहुँच कैसे गए हैं और क्या हम इससे वापस आ सकते हैं? देखिए, वापस तो जरूर आ सकते हैं। इस स्थिति तक पहुंचे हैं, ये एक दिन में तो पहुंचे नहीं है ना, धीरे धीरे हुआ है। धीरे धीरे हमारा ध्यान, क्योंकि हम वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर की तरफ देखते रहे कि उन्होंने जो किया, उन्होंने जैसा विकास किया वैसे ही हमको करना है। तो कुछ हद तक हमने उनकी नकल भी करना चाहिए। कुछ हद तक हम उनको देख के हमको लगता था कि हमें भी उनके जैसा बनना चाहिए। तो इसमें जो हमने शहरीकरण किया, उसके तहत जो औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्रीज हुई और हमारे पास संसाधन नहीं थे, तो हमने कहीं ना कहीं कटौती भी की। तो हम जो अनुशासन हमें करना चाहिए था वो अनुशासन हम नहीं कर पाए। जो इम्प्लीमेंटेशन या कार्य हमें प्रदूषण नियंत्रण के लिए करने चाहिए थे, जितने संसाधन हमें लगाने चाहिए थे, शायद हम उतने लगा नहीं पाए क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज कुछ और थी। वो ऐसा ही मामला है कि गरीबी हमारे यहाँ कई दिनों से है और धीरे धीरे हम उसको ये कर रहे हैं, उन्मूलन कर रहे हैं। पर ये समस्या इतनी गहन है और मुझे क्या लगता है कि हम इसका तभी कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम जब तक ये 3 चीज़ों का संगम नहीं करेंगे तो ही भारत जो है दुनिया को नेतृत्व दे सकता है इन सब में। हमारे यहाँ कैपेसिटी है, हाँ, जैसे हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लीड लिया और मुझे लगता है, और हमारे प्रधानमंत्री भी कई बार कहते हैं कि जल के लिए, नदियों के लिए और पर्यावरण के लिए
यदि किसी संस्कृति में संवेदना है, किसी संस्कृति में सोच है, तो वो भारतीय संस्कृति में ही है। अब ये बात अलग है कि कई बार जैसे होता है कि डॉक्टर्स लोगों को पता होता है कि ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, पर वो खुद उसके ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। तो मेरे को लगता है कुछ हद तक हमारी भी परिस्थिति यही हुई है। और कहीं ना कहीं एक चीज, अगर मैं बीच में आपको माफी चाहूंगा, टोक रहा हूं, लेकिन जैसा आपने कहा कि हमने विदेशों की नकल की, मैं पिछले दिनों मॉरिशस गया, श्रीलंका गया, और भी कई जगह जाने का मुझे अवसर मिला। वहां की नदियां, वहां के समुद्र इतने साफ हैं, तो हमने क्या किसी गलत दुनिया की नकल कर ली? क्योंकि वहां तो सर गंदगी नहीं है। वहां श्रीलंका में तो मतलब बिल्कुल जो मछलियां हैं वो बिल्कुल दिखाई देती हैं ऊपर से खड़े होकर। सेम चीज आप मॉरिशस में देखिए, वहां भी अगर आप बोट में हैं तो आपको नीचे बिल्कुल तल में बहने वाली मछलियां, वो पौधे, वो सीप सब दिखाई देता है। लेकिन हमारे यहाँ स्थिति बिल्कुल अलग है। देखिए, ये कहना भी पूर्ण तरह से सही नहीं है। फॉर्चुनेटली अभी भी आप हमारे देश में यदि कहीं कहीं जाए, वह बहुत जगह जाए, परिस्थिति इतनी खराब नहीं है। और हम जैसे आपने मॉरिशस का या उधर का किया, तो आपने कुछ ही जगहों को देखा, और फिर आप बाहर के यूरोप का देखते हैं या अमेरिका का देखते हैं, वो भी आप पूरा पिक्चर आपके सामने नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने गलतियां नहीं की, उनकी भी परिस्थिति, आपको याद होगा कि इंग्लैंड में जो थेम्स रिवर है, उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वहाँ उनके जो प्राइम मिनिस्टर का रेसिडेंस था, वहाँ जो पार्लियामेंट होती थी, वो चला नहीं पा रहे थे, इतनी गंदगी हो गई थी, राइट। फिर उन्होंने बड़ा कार्यक्रम किया और फिर थेम्स क्लीन अप का प्रोग्राम बनाया। वैसे ही राइन रिवर यदि यूरोप में कई देशों से बहती है, यदि आप उसकी देखेंगे तो उसमें जो उनके बहुत महत्वपूर्ण साल्मन फिश होती है, वो सब गायब हो गई थी, सब गायब थी, कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने जब वो मिशन शुरू किया तो उसको भी उनको 40-50 साल लगे, एक दिन में नहीं हुआ। थेम्स को भी ठीक करने में कई साल लगे, ठीक है ना। उस हिसाब से तो मेरे को लगता है हम बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं, और उसका कारण हमारे पास संसाधन कम हो सकते हैं, पर हमारी सोच है, हमारी संस्कृति है, तो हमें उन सब का संगम करना पड़ेगा, हमारी पारंपरिक ज्ञान का, हमारी संस्कृति का, और मॉडर्न साइंस और विज्ञान में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और तीनों का मिश्रण करके यदि हम सोच बदले, और मैं कहूँगा कि अभी हम बहुत ही भाग्यवान हैं कि हमको ऐसा नेतृत्व मिला है जिसकी ये सोच है, और वो पूरे विदेश में जाके, पूरे वर्ल्ड में जाके उसका नेतृत्व कर रहे हैं, बता रहे हैं। आपको याद होगा कि अभी 2024 में COP26 हुआ था। प्रधानमंत्री जी पंचतंत्र का, पंचामृत का मंत्र दिया। और उन्होंने ये कहा कि हमारी जो संस्कृति है वो नदी केंद्रित है। तो कैसे हम, और उन्होंने हमको गंगा क्लीनअप के लिए ये मैसेज दिया है कि उन्होंने वो कॉइन भी किया है वर्ड अर्थ गंगा करके, कि कैसे हमारी गंगा को क्लीन करके, नदियों को बचा के हमारे जीडीपी में कैसे कंट्रीब्यूशन बढ़ सकता है। तो नदी केंद्रित, जल केंद्रित हमारी इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था कैसे बढ़े। लेकिन जो एक बिल्कुल साथ में चलती अर्थव्यवस्था है इंडस्ट्रीज की, जो लगातार हमारी नदियों को पोल्यूट कर रही है, उसको लेकर क्या ऑब्जर्वेशंस आपके रहे, और क्या उस पर कुछ लगाम कसी गई है या कुछ और तरीका निकाला गया है? देखिए, हमें यस बिल्कुल उसके ऊपर काफ़ी काम किया है। हमारे यहाँ पोल्यूशन कंट्रोल के एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, तो कानून तो है, पर कानून का इम्प्लीमेंटेशन करना मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि जमीन पर कितना धीरे धीरे अब देखेंगे तो बहुत हुआ है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश में ही बताऊं या उत्तराखंड में बताऊं, पहले पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज का बहुत प्रदूषण होता था, नदियाँ पूरी काली काली होती थी। उसका कारण था कि जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज थी, पल्प पेपर, उनका एक ब्लैक लिकर करके निकलता था। अब आप देखेंगे कि वो पूरा खत्म हो गया है। अच्छा। आपको कहीं उधर वो कुछ देखेगा नहीं। तो दूसरा ये, एक तो ये हुआ है कि वो ब्लैक लिकर इंडस्ट्री, ब्लैक पेपर का जो ब्लैक लिकर जो निकलता था, और जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री थी, उसका थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, उसमें पूरा केमिकल रिकवरी की बात हो रही है। बात ही नहीं हो रही है, इम्प्लीमेंट हो चुका है। आज के दिन में आपको कोई ब्लैक लिकर बहता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि वो कंट्रोल में है। दूसरा, हमने पेपर इंडस्ट्रीज का भी पूरा ये बदला है, स्वरूप बदला है।
अब ज्यादातर पेपर हम रिसाइकल्ड पेपर से बनाते हैं, तो बहुत सारा पेपर जो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का जो हमको लिखने पढ़ने के लिए चाहिए होता है उसको छोड़ के बाकी जो पैकेजिंग इसके लिए जो पेपर लगता है वो सब हमारा रिसाइकल इंडस्ट्री से होता है। वैसे ही आप सबसे ज्यादा प्रदूषण इंडस्ट्री में शुगर और डिस्टिलरी वेस्ट को होता था, उसमें भी बहुत आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ऐसे कई जगह, अब टेक्सटाइल के ऊपर भी चल रहा है, तो जितनी भी ऐसा है, पर एक ये है ना कि हमें एक संतुलन बना के रखना होता है। ओवरनाइट हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारी सब इंडस्ट्रीज बंद होना चाहिए, उससे हमारा विकास रुक जाएगा। तो विकास और पर्यावरण उसका संतुलन बना के रखना है, और वही हमारा ये है कि रिवर कंजर्वेशन विज विज डेवलपमेंट वर्सेस नहीं है, ये विज विज साथ साथ में चलने वाला है। तो धीरे धीरे हम प्रयास करें कि हम प्रोसेसेस को मॉडिफाई किए, और साथ साथ हम अपने आगे आने वाली जनरेशन को समझाए भी उसके साथ कि हमारे वेदों में, पुराणों में, पुराने संस्कृत, तो ये हमारे एजुकेशन में बच्चों से आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन में हमने उसको लाने की कोशिश नहीं की, पर आई थिंक कहीं ना कहीं हमें उसमें भी बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एजुकेशन में ऐसी चीजें छोटे बच्चे के ऊपर दाब दी कि वो उनको ऊपर किताबों का बर्डन ही बढ़ गया। वो जिस तरीके से उनको समझाना चाहिए वैसे, तो आई थिंक कोशिश हमें ये करना चाहिए कि किताबों का बर्डन के बजाय उनको हम बहुत फॉर्चुनेट है कि पूरी दुनिया में हमारे यहाँ जितनी नदियाँ, तालाब और ये है जो नेचुरल लैब में कहता हूँ, नेचुरल लेबोरेटरीज है, दुनिया में कहीं ऐसी लेबोरेटरीज नहीं है जो हमारी नेचर। तो हमें आवश्यकता है कि हम नदियों के किनारे अपने एजुकेशनल सेंटर्स बनाएं, वहाँ लोगों को सिखाएं, हम बच्चों को सबको ले जाए वहाँ पे, समझाए कि नदी का महत्व कैसे होता है, नदी के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, नदियाँ क्या क्या करती है, कैसे करती है। जो आप घर में करते हैं उसका नदी के ऊपर प्रभाव कहते हैं। आप रहे भले ही इंदौर में रहे हो, भोपाल में रहे हो, पर आप किस नदी बेसिन के पार्ट हो। हाँ, जैसे अभी बताया कि हम यहाँ बिचल में जो करते हैं वो सब गंगा में जाता है, क्योंकि भोपाल, इंदौर, मध्य प्रदेश का पूरा ज्यादातर अधिकतर पोर्शन जो है वो गंगा बेसिन का पार्ट है ना। तो सब नदियां यहाँ से जो जाती है नीचे वाली, वो ऊपर वाली, वो सब गंगा में जाती है। तो अगर हम यहाँ पॉल्यूशन कर रहे हैं, बिल्कुल, तो हम इसका मतलब गंगा में प्रदूषण कर रहे हैं। यदि यहाँ किसी नदी को सुखा रहे हैं, इसका मतलब गंगा का पानी कम कर रहे हैं, यमुना का पानी कम कर रहे हैं, चंबल का पानी कम कर रहे हैं। और इसीलिए हमें ध्यान देना होगा कि जैसे मैंने ये भी बताया था, और कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ सुधार करना पड़ेगा। कि जैसे लास्ट टाइम मैं बताना चाहूंगा कि लास्ट टाइम हमने सिंहस्थ होता है उज्जैन में, आपको पता होगा, है ना। हाँ, अब जैसे उज्जैन, इंदौर से जो नदी आती है जिसको खान बोलते हैं, अपर शब्द में उसको खान बोला जाता है, बट उसका ओरिजिनल नाम कान है। और उसके जो शुरुआत की जो नदियाँ है वो है चंद्रभागा और सरस्वती, और वो दोनों बन के फिर मिल के जो आगे बढ़ती है उसको। तो 2016 में कुंभ में ये किया गया कि उसको जो है वो जाके वहाँ पे उज्जैन में शिप्रा में मिलती है, और वहाँ पे त्रिवेणी संगम है। तो ये योजना बनाएगी कि उसको सीवर में डाल के और उसको बाईपास करके और उज्जैन के आगे उसको मिला गया। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही गलत ये है, क्योंकि हम एक नदी दूसरी नदी से मिलना चाहती है, हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि वो दूसरी नदी से मिलना मिले। और मेरे को लगता है कि इस बार भी आगे आने वाले कुंभ के लिए भी ऐसी तैयारी हो रही है। तो ऐसी गलतियां होती है, पर ऐसा बताने का अर्थ मेरा ये नहीं है कि हम कोई पुरानी गलती, उस समय सोच थी जैसे भी था, पर हम आगे हमको देखना है कि हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम शिप्रा को के पहले जो खान रिवर है उसको नदी बनाए, उसके पहले की जो चंद्रभागा है और सूर्या उसको नदी बनाए, है ना। क्यों हम वहां पे जाके उसको सीवर लाइन में डाले, है ना। तो ऐसे जो प्रयास है, गए साल भी मेरे को लगता है 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था, इस बार अब मेरे को लगता है करीब 600-700 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो। तो ये हमारे एक बार तो लिमिटेड रिसोर्सेस है, और फिर उन लिमिटेड रिसोर्सेस का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते, वो भी एक ये है। सर, एक चीज मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा, पानी बचाने की जब बात आती है तो हमेशा ये कहा जाता है कि शावर से नहीं नहाना है, फ्लश में पानी नहीं करना है, 1 बकेट आप पानी लीजिए, 1.5 बकेट पानी लीजिए, उससे नहा लीजिए, और ऐसे बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं। लेकिन दरअसल जिस तरह के घरों में आजकल हम रह रहे हैं, हम वहाँ चाहकर भी ये सारी चीजें पूरी तरह से फॉलो नहीं कर सकते।
तो क्या जो भविष्य में बनने वाले घर हैं, जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, क्या सरकार इस तरह की चीजों पर भी, अभी तुरंत तो करना संभव नहीं, लेकिन क्या भविष्य के लिए कुछ ऐसी योजनाएं, परियोजनाएं या ऐसे कुछ मार्गदर्शन कुछ देने वाली है कि भाई आने वाले समय में ये जो डिब्बा संस्कृति है इससे बाहर निकल के एक ऐसी संस्कृति में घर बनाए जाए जहां आंगन हो, जहां पानी आए, जो जिस बारिश का पानी है उसे सहेजा भी जा सके, उस आंगन में धूप भी आ सके, जिस पंच तत्व की हम बात करते हैं उनसे हम मिल भी सकें। तो क्या इस पर भी कुछ विचार किया जा रहा है? ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, पर आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि हम बिल्कुल पीछे भी नहीं जा सकते हैं। हमने जो प्रोग्रेस किया है, इम्प्रूवमेंट किए हैं, उसके अपने कुछ फायदे हैं, है ना। और मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी कुछ गलत है, ठीक है ना, पर जो हम इस टाइप के घर बनाते हैं उसको भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जा सकता है। और फिर ये जो आपने कहा कि बकेट से नहाइए, शावर से नहीं नहाए, मेरे को लगता है कि ये भी कुछ बहुत गलत धारणाएं हैं जिसको हम लेके चल रहे हैं। यदि आप सही मायने में कैलकुलेट किए, और मैंने आकलन भी किया हुआ है ऐसा, यदि आप 5 मिनट 10 मिनट शावर ले ले और 2 बकेट से नहाए, पानी करीब करीब उतना ही लगता है। तो ये एक गलत बिना क्या बोलते हैं ना, परसेप्शन के ऊपर काम चल रहा है। हम एविडेंस और साइंटिफिक बेसिस पे नहीं करते। तो मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा कुछ ये है ना। पर जरूर जब हम ये करते हैं तो हमें उसके साथ साथ उसका अनुशासन भी करना चाहिए। अनुशासन, हर चीज के साथ एक अनुशासन होता है। यदि आप कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कर रहे हैं तो आपने लूज तार रखे हैं, तो ऑब्वियसली आपको करंट आएगा, फिर एक्सीडेंट होगा, फिर जल जाएगा। तो आपको उसके लिए जो अनुशासन चाहिए वैसा अनुशासन आपको रखना पड़ेगा। तो ये हम कहीं ना कहीं कमी रह जाती है हमें। पर अदरवाइज मेरे को नहीं लगता है कि उन सब चीजों में, हाँ, जल ग्रहण का जो है, मैंने जैसे कहा कि आपको बारिश जो हमारे यहाँ होती है बहुत होती है, ऐसा नहीं है, पर यह है कि उस बारिश के पानी का हम संचय ठीक से नहीं कर, इसलिए नहीं कर सकते हैं कि जैसे मैंने बताया ना कि हमने जो पानी धीरे धीरे बहता था उसको हमने तेज गति से कर दिया। तो अब हमको वही करना पड़ेगा, उसमें हमको विज्ञान का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसमें हमको अपनी प्राचीन संस्कृति, पुराणों वेदों में जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचा के, तीनों का मिश्रण करके तो हम आगे, विज्ञान और जो टेक्नोलॉजी है वो कोई बुरी बात नहीं है, पर उसका इस्तेमाल हमें अनुशासन से करना है ना। अब मोबाइल है, एक अच्छी चीज भी है, पर अब मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करें ये तो हमारे ऊपर है ना, कि कैसे करें। तो ये तो नहीं कह सकते कि नहीं, मोबाइल की कोई जरूरत नहीं, मोबाइल हटा देना चाहिए, वो भी हटे, पर मोबाइल का इस्तेमाल करने के लिए जो अनुशासन चाहिए वो हमको आगे आने वाली जनरेशन को देगा। तो उसमें हमारे जो जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर है, जो हमारे पहले वो, उसके लिए हमको समय देना चाहिए। और वो बच्चों को क्या है, हम जैसे उनको संस्कृति देंगे वैसे ही, हमने ही छोड़ दिया, हाँ, हमने ही अपनी सुविधा के लिए, अरे बच्चा रो रहा है उसके हाथ में कुछ थमा दो, तो ये हमने अपनी सुविधा के लिए किया ना। तो वो हमको समझना पड़ेगा कि जो हम शॉर्ट टर्म में सुविधा समझते हैं वो कैसे हमको इंटरेस्ट के साथ वापस होती है। सर, लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं, कि कौन सी 1-2 चीजें या 1-2 आदतें वो अपने जीवन में लाएं जिससे कि पानी बचाया भी जाए और दूषित ना हो? तो 1-2 चीजें जो आप लोगों को कहना चाहें, दर्शकों को बताना चाहें। एक तो मैं ये कह दूंगा कि जैसे हम बाकी चीजों का ध्यान रखते हैं, है ना, मैं समाज के लेवल पे बोलूं, शहर के लेवल पे बोलूं, आप अपने मोहल्ले में, आपके घर में बिजली आती है, ठीक है, एक दिन भी कहीं बिजली नहीं आती है, आधे घंटे के लिए नहीं जाती है, सबको पता होता है कि कहाँ जाना है, कौन सा ट्रांसफार्मर जल गया है, क्या है। अब पानी के बारे में ऐसा क्यों नहीं करते हैं? पानी के बारे में ऐसी लोगों को जानकारी क्यों नहीं? आप पूछेंगे, अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होगा कि पानी के लिए मेरे को किसके पास जाना है, कहाँ से पानी आता है, कैसे होता है, मेरा पानी जाता कहाँ है, मेरा वेस्ट वाटर जो निकल रहा है वो ट्रीट कैसे कहाँ हो रहा है, क्यों उसको बहुत दूर तक ले जा रहे हैं, वहीं के वहीं मेरी ही लोकेलिटी में क्यों नहीं हो रहा है। तो जब तक हम उसका विकेंद्रीकरण नहीं करेंगे, और मैं आज समय कम था, उसकी कल्पना आप ऐसे कर सकते, जब हम अचार बनाते हैं, जैसे आम का अचार बनाते हैं, उसमें सबसे मेजर पोर्शन क्या होता है, आम होता है ना। और फिर उसमें कुछ परसेंटेज तेल होता है, फिर उसमें हल्दी डालते हैं, फिर उसमें हींग डालते हैं, उसका सब कंपोनेंट्स का अपना एक महत्व होता है, तब जाके उसका स्वाद आता है और उसका प्रिजर्वेशन भी होता है।
वैसे ही हमको नदियों की प्रिजर्व करना है, पानी की प्रिजर्व करना है, तो हमको अपने पूरी सोसाइटी में 100% जो है उसमें 50% आम जनता है। तो आम जनता का भी अपना नेतृत्व है, वो कम से कम पता तो करे कि मेरा पानी कहाँ से आ रहा है, मेरी नदी कहाँ है, मेरे जल कहाँ है, इतना ही कर ले। और फिर सरकार जो प्रोजेक्ट कर रही है उसके ऊपर ध्यान दे। काम सरकार का है ना, क्योंकि कुछ काम तो हर कोई तो नहीं कर सकता है, रोड बनाना है तो सरकारी था, पर कम से कम जनता को ये तो पता कि भाई ये यहाँ रोड बन क्यों रहा है, किसके लिए बन रहा है, किस टेक्नोलॉजी से बन रहा है, क्यों बन रहा है, इतना तो ध्यान रखे। तो वैसे ही आप अपने क्षेत्र में जल का ध्यान रखे, अपने घर से जो कूड़ा कचरा निकलते हैं उसका ध्यान रखे कि भाई वो सही तरीके से, मैं जितना पैसा दे रहा हूँ उसका उसके ऊपर खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कारपोरेशन सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही, आप निगरानी कीजिए ना, थोड़ी निगरानी करेंगे बिल्कुल तो सारी और आप अपना थोड़ा सा समय दीजिए, उसी को मैं बोल रहा हूँ अनुशासन है। यदि सोसाइटी में ये अनुशासन आ जाता है तो सरकार भी काम करेगी। तो आज की इस बातचीत का यही सार है कि थोड़ा अनुशासन हमें दिखाना है, थोड़ी निगरानी करनी है कि जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो आखिर आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है। इस निगरानी को रखेंगे, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाएंगे तो जिस पानी की समस्या की हम आज बात कर रहे हैं उसे सुधारा जा सकता है। सर, आपने हमें समय दिया, हमारे इतने सारे सवालों के जवाब दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत